हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन जंग के बारे में। कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो पिछले हफ्तों में हुई हैं, हम उन पर ज़रा नज़र डालेंगे। हम देखेंगे पुतिन की स्ट्रेटजी, ताज़ा उनकी स्ट्रेटजी क्या है, रशिया किस तरह मैदान जंग में अपनी जो पूरी हिकमत अमली है उसको तब्दील कर रहा है, अमेरिका बादर और जो नेटो है वो उसको किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यूक्रेन किस तरह फाइट बैक कर रहा है, यूक्रेन का फ्यूचर कैसा होगा, ईरान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से जो ताज़ा खबरें आई हैं हम उन पर भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि रूस की फ़ौजें कहां तक पहुंच गई हैं यूक्रेन में। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में, आज से तकरीबन 7 माह पहले, मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज़्यादा कवर कर रहा था। उसके बाद पाकिस्तान में हो गया रजीम चेंज, जिसकी वजह से हमारा फोकस थोड़ा सा डोमेस्टिक इश्यूज़ पर आ गया और उसकी कवरेज हमने काफ़ी कम कर दी। 3 मार्च को मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें एक अमेरिकन एनालिस्ट बिल रोगियो के एक एनालिसिस के बारे में जिक्र किया था, जिसमें हमने देखा था कि रूस पहले फेज़ में यूक्रेन को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहता है। ये नीप्रो रिवर की अगर ईस्टर्न साइड देखें तो यूक्रेन का ये 40% हिस्सा बनती है और ज़्यादातर लड़ाई इसी एरिया में हो रही है। 6 माह बाद जो सिचुएशन है वो उस एनालिसिस के बहुत करीब पहुंच चुकी है। पुतिन ने यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा करके वहां पर एक रेफरेंडम भी करा दिया है, जिसके तहत उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सारे यूक्रेनियन इलाके रूस के कब्जे में हैं, यानी अब ये रूस के अंडर हैं। और वहाँ पर उसने अपने गवर्नर्स लगा दिए हैं और उनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं। Владимир Владимирович Путин, глава Донецкой. जिन यूक्रेनियन इलाकों पर रूस ने कब्जा करके रेफरेंडम करवा के अपना हिस्सा बना दिया है, वो यूक्रेन का तकरीबन 15% इलाका बनता है। एक बहुत बड़ा रीजन है ये। इन 4 इलाकों में डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खैरसन के इलाके शामिल हैं। और खैरसन में तो एक बहुत इंटेंस बैटल जारी थी उस वक़्त जब हम 6 माह पहले कवर कर रहे थे और रूस की फोर्सेस ने फाइनली यहाँ पर कब्ज़ा हासिल कर लिया है। अभी भी इसके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ से रेजिस्टेंस आती है यूक्रेनियंस की तरफ से। रूस ने ये जो रेफरेंडम करवाया इन यूक्रेनियन इलाकों में, इसको ऑब्वियसली वेस्ट नहीं मान रहा, इसको EU, नेटो और US इसको नहीं तस्लीम करे, इवन यूनाइटेड नेशंस भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि ये हमारे असूलों के ख़िलाफ़ है। और वो क्या कहते हैं कि आप किसी भी मुल्क पर जारियत करके काबिज़ नहीं हो सकते किसी भी टेरिटरी पर। लेकिन रूस अपनी स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ रहा है और इनके वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ये जो रेफरेंडम करवाया रूस ने इन इलाकों में, इसको बहुत से लोग कंट्रोवर्शियल या वन साइडेड या यूनिलैटरल रेफरेंडम करार दे रहे हैं, यानी कि ये रूस ने अपनी तरफ से डिसीजन किया है, इसमें कोई यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ शामिल नहीं थी। टोटल यूनिलैटरल डिसीजन है जिसमें काफ़ी हद तक ऑब्वियसली धांधली भी हुई है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, रूस ने रेफरेंडम करवाने के बाद उन इलाकों में अब मार्शल लॉज लगा दिए हैं, यानी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा इख्तियार दे दिया है कि आप जो मर्जी चाहे वो करें। इन इलाकों पर मार्शल लॉ का मकसद यही है कि यहाँ पर अपने कंट्रोल को मज़ीद मजबूत किया जाए और जितनी भी नकलो हरकत है उस पर नज़र रखी जाए, लॉजिस्टिक्स पर पूरा कंट्रोल किया जाए। अब इन 4 में से 2 इलाकों की बात करें, लुहांस्क और डोनेस्क, ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर रशिया काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर चुका था, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रो रशियन आबादी थी और रशिया ने उनको बहुत ज़्यादा फंड किया था, उनको असलाह दिया था, अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पहले ही बहुत ज़्यादा अपनी हेजीमनी बना ली थी इन इलाकों में। और इसी वजह से इन इलाकों पर कंट्रोल इसने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। खैरसन और ज़ापोरिज़िया के जो इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी बैटल के बाद इन्होंने कंट्रोल हासिल किया है। और अगर साउथ में चले जाएं तो जो क्राइमिया का सारा रीजन है उसको तो 2014 में ही रूस ने एनेक्स कर लिया था। तो आप ये देखें, ये सारी ईस्टर्न और सदर्न साइड यूक्रेन की जो है ये अब रूस के कंट्रोल में है। नॉर्थ की बात करें तो खार्किव के ईस्ट में इजियम का इलाका है, जहां यूक्रेनियन फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने लॉस्ट टेरिटरीज का कंट्रोल हासिल किया है, यानी कि जो रशियन फोर्सेस हैं उनको बहुत पीछे धकेला है और अपनी जो लॉस्ट टेरिटरीज हैं उन पर वापस वो काबिज हुए हैं, वापस उन्होंने
पीछे धकेल कर अपना कंट्रोल वापस जमाया है। ये ब्लू में इलाका सारा देख सकते हैं जहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस ने अपनी पोजीशंस को दोबारा मुस्तहकम किया है, थैंक्स टू दीज BBC एंड अल जज़ीरा मैप्स। नॉर्थ में हम 6 महीने पहले भी देख रहे थे कि जो इनका कैपिटल था यूक्रेन का कीव सिटी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैटल थी इसके आसपास, और उन इलाकों में हमने ये भी देखा है कि रशिया के बहुत से टैंक्स भी तबाह हुए हैं। और रशियन फोर्सेस ने इन रीजन्स में जो पसपाई इख्तियार की है, रशिया का ये कहना है कि ये हमने एक स्ट्रेटजी के तहत हम पीछे आए हैं और हम थोड़ा सा पीछे आकर ईस्टर्न और सदर्न इलाकों में हमने अपनी फोर्टिफिकेशंस कायम की हैं। ये भी हमारी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है और अब वो वहाँ नीचे से मजबूत होकर, ईस्टर्न साइड से मजबूत होकर अब वापस जाएंगे नॉर्दर्न साइड पर। ये रशिया का कहना है कि ये हमारी एक टैक्टिकल रिट्रीट थी। तो ये बताने का मकसद ये है कि यूक्रेनियन फोर्सेस ने भी बहुत जगह पर रशियन फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया है, टैक्टिकली और मिलिटरीली। मतलब अगर उन जगहों की बात करें, एरिया वाइज अगर बैटल टू बैटल बात करें, तो कई बैटल्स यूक्रेन भी जीता है। और इसमें एक ये भी फैक्ट है कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा वेस्ट की मदद हासिल है, नेटो की भी सपोर्ट हासिल है, यूएस की जो इंटेलिजेंस उनका पूरा अपरेटस है उसकी भी सपोर्ट उन्हें हासिल है। वो भी उनको काफ़ी तफसीलात फराहम करते हैं, अपनी जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, और उसके थ्रू वो रशिया की जो बेसिस हैं उन पर अटैक करते हैं जो यूक्रेन में है। ईस्ट में तो गुमसान की लड़ाई जारी है, इसके अलावा वेस्ट में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बड़ी ज़बरदस्त बैटल अभी भी हो रही है। कई प्रॉक्सी ग्रुप्स भी हैं नेटो और यूएस के जो कि रशियन फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं। अगर आप इनकी माली इमदाद की बात करें, मिलिट्री एड की बात करें, तो वो भी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड ये ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी रिसेंटली पेंटागन ने तकरीबन $1 बिलियन से ज़ायद का पैकेज इनके लिए अनाउंस किया है। ज़ेलेंस्की जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें 10-20 बिलियन डॉलर चाहिए इस जंग को लड़ने के लिए, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी पावर है, तो आप हमें सपोर्ट करते रहें। और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका के कैंप में जो ममालिक हैं वो यूक्रेन को असलहा बेच रहे हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंट्री है जिसका ताल्लुक़ हमसे काफ़ी गहरा है, उसने भी इनको हथियार सप्लाई किए थे। उस हवाले से एक वीडियो आई थी, मैं उस हवाले से भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। और वैसे भी कई ममालिक जो असलहा प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए ऐसी जंगें बड़ा मौका होती हैं कि वो अपने हथियारों को टेस्ट कर सकें और वो फिर उनसे फीडबैक लेते हैं। अभी जैसे खबरें आ रही हैं कि ईरान इनको ड्रोन्स फराहम कर रहा है रूस को। इसकी डिटेल्स हम आगे जाके बताएंगे, रशिया की ताज़ा स्ट्रेटजी। इसके अलावा थोड़े दिन पहले एक डेडली अटैक किया गया क्राइमियन ब्रिज पर। क्राइमियन ब्रिज ये कनेक्ट करता है क्राइमिया और रूस को। रूस ने इस इलाके को 2014 में इसका कंट्रोल हासिल किया था और इस अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा वक्ती तौर पर नुकसान हुआ रूस को, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा जो सप्लाई लाइंस हैं वो इसी ब्रिज से गुजरती हैं और फिर वो क्राइमिया जाती हैं और वहाँ से फिर ऊपर वो अंदर तक एंटर होती हैं यूक्रेन में। ये एक बहुत खौफनाक हमला करवाया गया यूक्रेन की जानिब से, जिसके बाद हमने देखा है कि पुतिन ने काफ़ी अग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं और पुतिन के लिए एक किस्म की ये रेड लाइन थी। इसकी इंपॉर्टेंस का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 19 किलोमीटर्स लंबा ब्रिज था और ऑब्वियसली समंदर के ऊपर था जो ये कनेक्ट कर रहा था। तो कितना ज़्यादा इसमें आपको टाइम दरकार है, पैसा चाहिए इसको वापस रीबिल्ड करने में। तो डेफिनेटली रशियन सप्लाई लाइन्स को काफ़ी नुकसान हुआ इस हमले के बाद। पुतिन के लिए ये रेड लाइन थी और उन्होंने इस हमले को एक दहशतगर्द हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि हम अब फ्यूचर में इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको बाज आना चाहिए, यूक्रेन को इस तरह के एक्सट्रीम इक़दामात से बाज रहना चाहिए। अब आते हैं पुतिन के कुछ अग्रेसिव इक़दामात की जानिब। लास्ट मंथ इन्होंने ट्रूप मोबिलाइजेशन का ऐलान किया। ये एक बहुत डेंजरस ऐलान था इस जंग के हवाले से, जिसका मकसद ये है, जिसका मतलब ये है कि 3 लाख से ज़ायद जो रिज़र्व फोर्स है आर्मी में, उसको अब मैदान में उतारा जाएगा। इस हवाले से वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा एंटी रशिया न्यूज़ लगाई कि रूस के जो यंग लड़के हैं, यंग नौजवान हैं, वो इस फैसले से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और वो तेज़ी से मुल्क छोड़ रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि एक सीरीज़ है इवेंट्स की पुतिन के एग्रेसिव इक़दामात की जो उन्होंने पिछले 1-2 माह में लिए हैं। सबसे पहले ये जो ट्रूप मोबिलाइजेशन की है, रिज़र्व ट्रूप्स को इन्होंने बुला लिया है, मैदान में उतार दिया है ताकि जिन इलाकों में बैटल ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा इंटेंस हो रही है, वहाँ पर मज़ीद लोग उतारे जाएँ। और इसके अलावा यूनिलैटरल एनेक्सेशन कर डाली यूक्रेन के 4 रीजन्स की,
वहाँ पर रेफरेंडम करवा लिया, मार्शल लॉ भी लगा दिया, और इसके अलावा पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की भी धमकी दे दी है कि अगर हमारे इन इलाकों को तंग करने की कोशिश की तो हम अपने जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पुतिन ने क्लियर अल्फाज में कहा कि ये हम कोई हवा में धमकी नहीं लगा रहे। И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. उन्होंने कहा कि पहले भी इन्होंने हमारी वार्निंग्स को हल्का लिया और ये अब भी समझ नहीं रहे, और अगर हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मज़ीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम भी मज़ीद अग्रेसिव स्टेप्स ले सकते हैं। बड़े दबे अल्फाज में उन्होंने न्यूक्लियर की भी धमकी लगा दी है। ये बहुत सख्त धमकी है। तो रशिया का जंग से पहले क्या मौक़िफ़ था? उनका मौक़िफ़ यही था कि ईस्टर्न यूरोप की तरफ नेटो की एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, बस अब रोक दो। 22 साल में उन्होंने कहा कि आपने इतने ज़्यादा कंट्रीज़ को शामिल किया नेटो को, अब ये नहीं चलेगा। यूक्रेन हमारा हमसाया है, आप यहाँ पर इसको नेटो में शामिल नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या होगा कि नेटो के जो मिसाइल्स हैं वो चंद मिनट्स में मॉस्को को टारगेट कर सकते हैं। तो ये पुतिन की रेड लाइन थी, ये बहुत पहले से उसने इनको वार्न कर दिया था। वो नई बाज है तो पुतिन ने पूरे यूक्रेन को उड़ाकर रख दिया है। ज़ेलेंस्की हम सबको पता है, एक कॉमेडियन, एक उनका प्रेसिडेंट जो कि वेस्टर्न पपेट था, अमेरिकन कैंप के साथ वो अलाइन हो रहा था, और उसने क्लियर ऐलान कर दिया था कि जी हम नेटो में शामिल होंगे। तो उस चीज़ का सबक सिखाया पुतिन ने इसको, ज़ेलेंस्की को। और उन्होंने कई दफ़ा कहा भी हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो एक जोकर है, ये नहीं समझता था सीरियसनेस मामले की, और इसने इसकी वजह से पूरा मुल्क तबाह हुआ है। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को तबाह नहीं करना चाहते थे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम ये हमला ना करते तो फिर हम ना बच पाते, मतलब दुश्मन हमारे इतने करीब आ जाता। तो ये उनकी एक फ़िलॉसफी है, स्ट्रेटजी है। वो KGB के एक्स ऑपरेटिव हैं पुतिन, यानी उनकी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी के वो बड़े टॉप रुकन रहे हुए हैं। तो उनकी फिर सोच भी ऐसी है कि हमें अपनी मुल्क की सालमियत का दिफा करना है, और उसके लिए किसी को उड़ाना भी पड़े तो वो फिर उससे भी दरेग नहीं कर रहे। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि टैक्टिकली और मिलिटरीली अगर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स की बात करें तो वहाँ तो ऑब्वियसली नुकसान हुआ है रूसी अफवाज को। लेकिन अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो रूस ऐसे लग रहा है कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए हर हद तक जा सकता है। और ये रूस बार बार कह भी रहा है कि ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है, ये हमारे लिए बहुत, ये हमारी बका का मसला है, और इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर का भी थ्रेट दे दिया। तो ये जो 3-4 एग्रेसिव स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं पुतिन के, इससे क्लियर पता लग रहा है कि रूस अपने स्ट्रेटेजिक मकासद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनका एडवांस स्लो है, लेकिन वो आप कहते हैं ना कि एक स्लो तूफान होता है जो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें अपने अंदर जम करता जाता है। ये उस तरह का एक एडवांस है। ये वो जर्मन फोर्सेस वाला एडवांस नहीं है ब्लिट्जक्रीग, जिसमें वो पूरी फोर्स के साथ सब कुछ तहस नहस कर देते थे। इसमें इनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसीलिए ये शॉर्ट टर्म कामयाबियों पर फोकस नहीं कर रहे। अपने लोग भी इनके मर रहे हैं, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि क्लियरली वो आगे भी बड़े सुकून से बढ़ रहे हैं। और इनकी अग्रेसिवनेस का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, रशियन फोर्सेस अपने जो ऑपरेशंस हैं उनमें मज़ीद अग्रेसिव हो गई हैं। इसका मतलब पीछे से उनको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो यही हैं, और वो ऑर्डर्स ये हैं कि अब वो उनकी जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस है यूक्रेन की, वो उन पर अटैक शुरू हो गए हैं। उनकी जो एनर्जी की इंस्टॉलेशंस है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वो तबाह करना शुरू हो गए हैं। रेलवे लाइन्स उनको अटैक कर रहे हैं, उनके जो बिजली घर हैं उनको निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा एक डैम भी है निप्रो रिवर पर, जिसके हवाले से नेटो ने इनको ख़बरदार किया कि उस पर अटैक ना करना, ये बहुत सीरियस मामला होगा। लेकिन रशिया किसी की बात नहीं सुन रहा, और वो उसने ज़बरदस्त हमले इनकी जो एनर्जी और क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं उन पर जारी रखे हैं। पहले ये क्या कर रहे थे, सिर्फ इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बना रहे थे। अब इनकी मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी लॉजिस्टिक्स उसको वीक करने में लगे हुए हैं। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली उनकी लॉजिस्टिक्स वीक होंगी। पूरा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे तो मिलिट्री मूवमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा यूक्रेन की। और अगर लॉन्ग टर्म में ये चलता रहा तो यूक्रेन के लिए इस जंग को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो ताज़ा अग्रेसिव अटैक्स मैंने आपको बताए हैं रशियन मिलिट्री के, इस हवाले से पेंटागन जो US आर्मी है उनका एक बयान सामने आया है।
उन्होंने ईरान पर इल्ज़ाम ये लगाया कि वो इनको अपने जो ड्रोन्स हैं वो फराहम कर रहे हैं, और ना सिर्फ फराहम कर रहे हैं बल्कि ईरानियन जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑन ग्राउंड इनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं यूक्रेन में। और कई जगहों पर रशियन ऑपरेटिव से उनके ड्रोन्स का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, निशाने सही नहीं लगे, इस वजह से उनको ईरानियन जो ऑपरेटिव्स हैं उनको बुलाना पड़ा और इसलिए ईरान इनकी मदद कर रहा है। ये पेंटागन ने इल्ज़ाम लगाया, यूएस आर्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बताती हैं। ईरान ने इस इल्ज़ाम को रद्द किया है। यूनाइटेड नेशंस में भी ये मामला चला गया है। इसके अलावा जो EU है यानी कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, उसने ईरान पर फ्रेश सैंक्शंस अनाउंस किए हैं इस ये ड्रोन्स की फरहमी की वजह से कि आप रूस को ड्रोन्स क्यों सप्लाई कर रहे हो। जबकि बात करें तो वो कई मुल्कों को कह रहे हैं कि आप यूक्रेन को सपोर्ट करो, लेकिन रूस को असलहा फराहम करना हराम है। पाकिस्तान को भी इवन उन्होंने शायद कहा है यूक्रेन को कि यूक्रेन के लिए आप असलहा भेजें। इस जंग की वजह से दुनिया एक बहुत बड़े बहरान में एंटर हो चुकी है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गैस और एनर्जी का जो एक बहरान जन्म ले रहा है यूरोप में, बल्कि जन्म ले चुका है। यूरोपियंस की ज़िंदगियां कितनी ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं इस विंटर्स में और अगली सर्दियों में, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है। और अगर रूस की बात करें तो उनके मिलिट्री कमांडर्स तो अगले साल के प्लान्स बता रहे हैं कि जी हमने इस तरह करना है, इस तरह जंग को आगे लेकर चलना है, ये स्ट्रेटजी है। मतलब अभी उनका कोई मूड नज़र नहीं आ रहा इस जंग को रोकने का। उनके इक़दामात देख लें, वो एक्स्ट्रा लोग बुला रहे हैं, वो अपने दोस्तों से मदद ले रहे हैं। मतलब रशिया दिखा रहा है यहाँ पर कि मिलिट्री माइट में तो मेरा कोई मुकाबला नहीं है। पूरी EU, पूरी नेटो, अमेरिकन इंटेलिजेंस, सबको तिगनी का नाच नचा दिया है। मतलब बड़े अरसे तक अमेरिका एंजॉय कर रहा था यूरोप, ये जो पूरा यूरोप का रीजन है यहाँ पर अपनी हेजीमनी, यहाँ पर जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है बहुत बुरी तरह से चैलेंज हुआ है रशिया के हाथों। और हम देख रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर चल रहा है इस वक्त दुनिया का, उसको रशिया तहस नहस कर रहा है, उड़ा कर रख दिया है। अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है वो तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इस सब के कई वीडियोस में मैं ये कह चुका हूँ कि पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और इसमें अब क्या अलाइनमेंट्स बनेंगी ये बहुत ज़रूरी है। हमारे रीजन में तो ऐसा क्लियरली दिख रहा है पूरे एशिया में कि इनको अब नज़र आ रहा है पूरे एशिया को कि अमेरिका अब डिक्लाइन में है, तो वो उस हिसाब से फैसले कर रहे हैं। भाई देखें, ये इस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि सऊदी अरेबिया जैसा ट्रेडिशनल पार्टनर अमेरिका बहादुर की नहीं मान रहा, बल्कि वो रूस के साथ खड़ा हुआ है, वो अपनी ऑयल सप्लाईज में इजाफा नहीं कर रहा। इंडिया ने इनकी कोई बात नहीं मानी कि उन्होंने रशिया से अपनी ऑयल की जो इंपोर्ट्स हैं वो जारी रखी। चाइना तो वैसे ही बहुत बड़ा इनके लिए एक इकोनॉमिक थ्रेट है, वो कोई बात नहीं मानता बल्कि वो रूस के साथ खड़ा नज़र आता है। यूरोप में इस वक्त बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं यूरोप के ख़िलाफ़, EU, नेटो, अमेरिका के ख़िलाफ़। इस वक्त पूरी यूरोपीय यूनियन का जो फ्यूचर है वो ख़तरे में है कि ये एक इकट्ठे रह भी पाएंगे कि नहीं। एक लॉन्ग टर्म हाइब्रिड वॉर को मैं होता हुआ देख रहा हूँ। वॉर लॉबीज़ के मज़े वे में यूएस की हेजीमनी चैलेंज हो चुकी है और बाइडन की धमकियों में कोई जान नज़र नहीं आती। और इस कॉन्फ्लिक्ट के झटके इस वक्त पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो, चाहे वो फूड क्राइसिस हो, जिसको इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था इस क्राइसिस को। इसमें बहुत बड़े अब लेसन्स आ जाते हैं पाकिस्तानी स्टेट के लिए कि पाकिस्तानी स्टेट को यहाँ पर किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को डिफाइन करना है। हारे हुए घोड़ों के पीछे नहीं खड़े होना। और लेकिन मसला ये पाकिस्तान में नज़र आता है कि कुछ चंद इंडिविजुअल्स हैं, उनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं वेस्ट के साथ। तो पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है कि जी प्रो रीजन पॉलिसीज़ बनानी है, अपने रीजन को देखना है। भाई नेक्स्ट डोर आपका नेबर चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, आपको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन आप कहीं और देख रहे हैं। और ये पिछले साल से ही पॉलिसी बदलनी शुरू हुई और फिर इमरान खान का तख्ता उल्टा गया। ये पूरी पॉलिसी एक शिफ्ट आया, जो एक ज़बरदस्त पॉलिसी हम लेकर चल रहे थे 2011 से, बल्कि इस सदी के आगाज़ से ही, कि हमने रीजन में अपने अलाइंसेस बनाने हैं। उस पॉलिसी को चंद जो अफराद हैं वो अपने ज़ाती मफादात के लिए रिवर्स कर रहे हैं। मतलब अमेरिका बहादुर को अपना मायवा बना रहे हैं, जो कि एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस जंग के बाद दुनिया यूनिपोलर नहीं रहेगी, यानी कि जो एक सुपर पावर होती थी अमेरिका बहादुर जब इन्होंने सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी थी, अब दुनिया मल्टीपोलर होगी। इसमें कई पावर के सेंटर्स होंगे, चाइना,
रशिया, अमेरिका। तो जो ममालिक सुपर पावर बन रहे हैं और हमारे हमसाए हैं और हमारे रीजन में हैं, अगर हम अमेरिका बहादुर की खातिर उनको डिच कराते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। ये एम.के. भद्रा कुमार इंडियन एनालिस्ट हैं। उनका ये एनालिसिस है कि लॉन्ग टर्म में रशिया अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल कर लेगा, और वो इंडियन एनालिस्ट को ये मशवरा दे रहे हैं। हम तो कई महीने से हमारा तो पूरा एक थीम ही यही है कि हम इसी बात पर रो रहे हैं कि यार प्रो रीजन अप्रोच होनी चाहिए, मतलब दुनिया सबसे बना के रखनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी अपना रीजन होना चाहिए। अपना होता है ना, अपना इलाका, अपना ख़ानदान, अपना मोहल्ला। तो एम.के. भद्रा कुमार इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप भी इतना ज़्यादा अमेरिका की तरफ झुकाव ना रखें, ज़रा देखें कि किस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से अपनी डायरेक्शन को तयन करें। इसमें स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और हमारी ये जो सो कॉल्ड एक अप्रोच है कि जी हमने बैलेंस रहना है या न्यूट्रल रहना है, इसमें थोड़ी सी नज़रसानी करने की ज़रूरत है, थोड़ी डायनामिक अप्रोच की ज़रूरत है। यानी वक्त के हिसाब से फ़ैसले किए जाएं और थोड़े लॉन्ग टर्म किए जाएं। और हमारी इन्हीं सीरियस पॉलिसी मैटर्स पर, कलाबाजियों पर चाइना और अमेरिका भी हमसे नाराज़ है। मतलब दोनों ये समझ चुके हैं कि इस मुल्क में हमांगी नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई पॉलिसी का तसलसल नहीं हो सकता। चाइना इस वक्त बड़ा मायूस है आपसे, और इस तरह बाइडन ने जो हमारे बारे में बयान दिया था कि अ कंट्री बहुत डेंजरस मुल्क है, अ कंट्री विदाउट एनी कोहेजन, और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो ये समझते हैं हमारे बारे में कि हमारे अंदर कोई रब्त नहीं है, हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो काफ़ी हद तक तो वो सही समझते हैं। हमें इस डिसिप्लिन को पैदा करने की ज़रूरत है, पॉलिसी को थोड़ा स्टेबल बनाने की ज़रूरत है, थोड़ी सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, बजाय कि ये कि हर 5-6 साल बाद हम अपनी जो सारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेते हैं, और अब पिछले 5 साल की जो मेहनत है, जो गेन्स हैं, उनको ज़ाया कर देते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना कहीं। अमेरिका की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है जो पिछले कई दिहाइयों से चल रही है। चाइना की जो आज हम कामयाबी देखते हैं, उसके पीछे 50 साल की सोच है। तो ये पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स, ये पूरी कौम का, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही पूरी कौम में ये गिरावट आई है, उसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग वो नहीं मिल रहे पॉलिसी मेकर्स। तो लड़ाई तो हो रही है घमसान की, रूस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, यूक्रेन का भी जनाजा निकल चुका है, लेकिन इन एनी केस अमेरिका बहादुर की जो हेजीमनी है वो तो बुरी तरह से चैलेंज हो चुकी है। आपके ख्याल में अमेरिका बहादुर अपना एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने में कामयाब रहेगा और अपनी मर्जी की हुकूमतों की मदद से अपनी इस हेजीमनी को कायम रख पाएगा, और इस जंग के बाद रूस एक फातिहा के तौर पर उभरेगा और अमेरिका का यूनिलैटरल सुपर पावर होने का स्टेटस चैलेंज करेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।